गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो ये वीडियो है वो है बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अगर यहाँ पे बात की जाती है तो इस वीडियो के अंदर हम उनके लिए लेके आए हैं पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। क्लियर बात है यहाँ पे? पेपर की अगर बात की जाती है तो पेपर फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, और यूनिट फर्स्ट का नाम है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मटीरियल। हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की नेचर की बात की है, और सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए जितने मॉडल दिए गए हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में स्टडी की है। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी बात, उन पॉइंट्स की स्टडी करने के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि कौन सा जो मॉडल है वो हमारे लिए सूटेबल है। तो हमने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। तो मतलब कॉमन या बेसिक यूँ कहें कि सारी की सारी जो चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी कर ली थी। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो अभी आप चैनल पे जाएं और वो वीडियोज़ आप देखें। उसके बाद में इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे आज हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये आज के वीडियो का मेन टॉपिक है, तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। एंड क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, वैसे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, दैट मीन्स आपने 11th 12th और मतलब 12-13 साल आपने बायोलॉजी या यूं कहीं साइंस वर्ड्स भी पढ़ा होगा, साइंस से रिलेटेड टॉपिक भी पढ़े होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि साइंस की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रोकैरियोट्स? तो दिमाग में निकल के आता है प्रो मतलब पहले वाले, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। अच्छा, जिनमें न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल पहले के जैसा मिलता है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से। फिर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स वापस न्यूक्लियस। अच्छा, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है दैट इज यूकैरियोट्स। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में आती हैं और नो डाउट आनी भी चाहिए साइंस के स्टूडेंट्स से। लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि हम प्रोकैरियोट्स के अंदर जब स्टडी करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होगी तो सेल वॉल भी होगी। लेकिन यूकैरियोट्स की जब बात की जाती है तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। दैट मीन्स हम भी आते हैं और पादप भी आते हैं। तो हमारे और पादप के अंदर बेसिक डिफरेंस कोई बता सकता है क्या है? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती सर। अच्छा, प्लांट्स में होती है क्या? बिल्कुल सही बात होती है। वही डिफरेंस थोड़ा सा याद रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल के बारे में नहीं बात करेंगे, हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की, तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैं हर बार और हमारी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि बायोलॉजी में डेफिनेशन वर्ड से आती है। देखते हैं यहाँ पर भी कुछ कमाल तो होगा ही होगा। क्या कमाल है? तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। छोटे लिखा हूँ शायद, छोटे। प्रो का मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रिमिटिव, ठीक है। एंड व्हाट डू वी मीन अबाउट कैरियोट्स? तो कैरियोन, ठीक है। स्पेलिंग पे ना जाएंगे आप, क्योंकि हमारा बेसिक काम है क्या? एक्सप्लेनेशन और समझना, ठीक है ना। प्रिमिटिव की बात की जाती है तो प्रिमिटिव को बोला जाता है प्राचीन। क्या कहा जाता है? प्राचीन, या इसी को हम कहें आदिम। क्लियर बात है? और कैरियोन की अगर बात की जाती है तो कैरियोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास आता है अर्थ केंद्र। अरे सर अब तो हमारे समझ में आ गया, मोदी जी है क्या ही जी है कि जिनमें प्राचीन, जिनमें पुराना केंद्रक मिलेगा, क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। बहुत समझदार हो गए स्टूडेंट्स। तो अगर यही चीज़ होती
तो हम इतना जो वीडियो है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप सही हैं। क्या कि जिनके अंदर क्या मिलेगा, प्राचीन केंद्र, लेकिन प्राचीन वर्ड थोड़ा मतलब सूट नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, और मॉडिफाइड करके इसको हमने क्या कर दिया, अल्प विकसित। अरे सर अब तो जच गया ये, अल्प विकसित केंद्र। क्लियर बात यहाँ पे? दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रोकैरियोट्स? द प्रोकैरियोट्स आर दीज ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें क्या मिलेगा, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अल्प विकसित और विकसित में क्या डिफरेंस होगा, तो सीधी सी आपको मैं बात बता दूं, अल्प विकसित का मतलब होगा जिसके अंदर केंद्रक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो नहीं होंगे। अब वो कौन कौन सी है वही तो पढ़ रहे हैं, इसमें आप टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो आप एक बार देख लीजिए, प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ऐसे जीव जिनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। अब अल्प विकसित केंद्रक किसे कहा जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है? एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उस डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर लेके आएंगे, ठीक है? डायग्राम आप बनाइए मेरे साथ साथ। यहाँ पर मैं एग्जांपल की अगर बात करूँ तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे बैक्टीरिया का, ठीक है ना? उसी एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिमाग नहीं लगा। क्लियर बात है? यहाँ पे डायग्राम आप एज इट इज ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज ना करना, फिर लिक्विड भी मिलेगा ना, ठीक है? अब हम इसकी लेबलिंग करने से पहले थोड़ा सा इसमें कोई चीज़ मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है? और क्या मिलेगा सर, एक चीज़ और मिलेगी, क्या? देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। चलो सर, ये बेसिक संरचना जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। बेसिक संरचना ये है, तो बना भी लेंगे, बना लो इसको एक बार, फिर नाम लिखेंगे इसके हम। इसके बाद अलावा यहाँ पे हमें और भी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। हमें यहाँ देखने को मिल सकती है एक प्लाज्मा, छोटे छोटे जो अन्य मटेरियल्स हैं, ग्लाइकोजन प्रोटीन है, वो भी यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। साथ में हमें यहाँ पे फ्लैजिला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना? हमें यहाँ पे लाई भी देखने को मिल सकती है। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए आप थोड़ा सा भी ये ना सोचें कि सर ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। ये मैंने ऑल अबाउट
प्रोकैरियोट्स के बारे में बात की है, ठीक है ना। तो एक बार अब इसके नेम के बारे में बात करें, सबसे आउटर जो लेयर मिलेगी, सबसे आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इसके नाम से इसको जोड़ा जाएगा सेल वॉल के नाम से। सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ जो संरचना मिलेगी उस संरचना को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द पिलाई, जो कि हर बैक्टीरिया में या हर प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। ये फ्लैजिला, ठीक है। ये भी सभी के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी आप दिमाग में ना लगाएं। ये प्लाज्मिड है, ठीक है। बीच में जो आपको ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का गैप, इस गैप को बोलते हैं हम पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। ये पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है, ये क्या होता है, एनालोगस होता है इसके, एनालोगस होता है ये लाइसोसोम के, ठीक है। इसके बाद में ये आपको जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, तो 70S प्रकार का होता है, जिसमें अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो इसमें होती है एक स्मॉल यूनिट, एक होती है बिग यूनिट, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल, और जेनेटिक मटीरियल की अगर बात की जाती है तो इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम है फॉल्स न्यूक्लियस। या इसी का दूसरा नाम हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं जीनोफोर। या इसी का दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं फाइब्रिलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारी की सारी जो नाम है, इसी के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है, स्टोन प्रोटीन, विदाउट स्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये। क्लियर बात है यहाँ पे। इस साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाती है तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ग्लाइकोप्रोटीन, स्टार्च, वोल्यूटीन एक्सेट्रा, यानी कि इतने सारे जो मटेरियल्स हैं, जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल, या यूं कहें कि टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर बात। एक बार अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलती है, और सेल वॉल के जस्ट नीचे हमें क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन से। सेल वॉल की अगर बात की जाती है तो ये सेल्यूलोज एंड प्रोटीन से मिलकर बनेगी। सेल्यूलोज भी बहुत सारे होंगे यहाँ पे, हेमी सेल्यूलोज होगा। और इसके बाद में ये पिलाई की अगर बात की जाती है तो ये पिलाई जो होती है ये फ्लैजिला बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, और इसका बेसिकली काम होता है मूवमेंट करना, मतलब गति करना। फ्लैजिला का भी वही काम होता है, गति करना। साथ ही ये एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें हेल्प करते हैं ये रिप्रोडक्शन, ठीक है ना।
सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इनका। कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, अभी आप केवल इतना सा ध्यान रखिए। ये मैंने कहा कि पिलाई और फ्लैजिला सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलता, तो टिपिकल के अंदर हमने इसलिए बना दिया क्योंकि हम एक साथ प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें मिलता है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको किसके नाम से भी जानते हैं, ECD, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए या एक्स्ट्रा सर्कुलर जीनोम, जी भी इसको कह दिया जाता है, ECG भी कह देते हैं इसको, ठीक है। प्लाज्मिड की बात हो गई। प्लाज्मिड काम करता है वेक्टर का, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें ट्रांसफर करनी है तो। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, स्पेस प्रोवाइड करता है, इसके लिए जैविक क्रियाओं के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो संरचना वो पाई जाती है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम यहाँ पे कितने प्रकार का मिलता है, तो ये होता है 70S प्रकार का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा मिलता है, तो 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस साइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस साइट जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो राइबोसोम में मिलती है। इसके बाद अब बात करें कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा होता है, बिना स्टोन प्रोटीन के होता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्राचीन होता है, अल्प विकसित होता है, वो यही रीजन है। क्योंकि इनमें क्या नहीं मिलते, इनके अंदर जो स्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाए जाते। इनके अंदर जो हमारा डीएनए के न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर वॉल होती है वो नहीं पाई जाती, और अदर प्रोटीन्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, मतलब असत्य केंद्र। जीनोम भी इसको कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, साथ ही धागेनुमा संरचना होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी। तो ये कुछ सामान्य जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, वो हमने यहाँ पे देख ली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो रह गया, वो एक बार देख लीजिए, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है, ये क्या कहलाती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको हम कहते हैं, ये एनालोगस होता है लाइसोसोम की। लाइसोसोम की अगर बात की जाती है तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं इसको हम, आत्मघाती थैली। और इस आत्मघाती थैली का मतलब होता है कि कोई भी नष्ट पदार्थ होता है या कोई भी हमारे बिना काम का पदार्थ होता है सेल का, ये उसको क्या कर लेता है, अपने पास बुलाता है, उसको नष्ट करके दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम कौन करता है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसका मतलब, इसका जो काम होता है वो एनालोगस होता है किसके, लाइसोसोम के। और एनालोगस का मतलब होता है समवर्ती, इनका काम समान होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इसको आप नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो हमने अभी जस्ट देखा प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो यूकैरियोट्स की अगर बात की जाती है तो यूकैरियोट्स के अंदर मैंने बताया कि यू एंड कैरियोट्स, अगेन कैरी ऑन होगा। यू का मतलब है यहाँ पे ट्रू, और कैरियोन का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू का मतलब है यहाँ पे वेल डेवलप्ड, और न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रहेगा ही। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, विकसित, या विकसित के आगे एक और वर्ड ऐड करते हैं हम, पूर्ण विकसित। ठीक है, तो कैसा केंद्रक पाया जाता है इनके अंदर, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इनको पूर्ण विकसित केंद्रक वाले जीवों को क्या कहा जाता है, यूकैरियोट कहा जाता है।
ये बेसिक डिफरेंस हो या यूनिटी बेसिक डेफिनेशन हो। लेकिन अब हम क्या देखना चाहते हैं, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसी होती है, मतलब ये कोशिका कैसे दिखाई देती है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। डेफिनेशन क्लियर हो गई, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है, वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे स्टोन नहीं मिलता, इसका मतलब है यहाँ स्टोन मिल सकता है, क्योंकि वेल डेवलप्ड हम इसको कह रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे क्या मिल सकता है, स्टोन मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है, मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। यहाँ पे जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं प्लांट सेल का, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर छोटा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप दिमाग जो है वो बिल्कुल भी ना दौड़ाएं। ठीक है, इसी तरीके से बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे सेल वॉल पे देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ये हुआ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे इसके अंदर जो पाई जाने वाली संरचना है उसी के बारे में बात करेंगे। तो संरचनाओं के बारे में बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। क्लियर बात है यहाँ पे। इस तरीके से ये जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका यहाँ पे डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार ड्रॉ करें।
इसको ड्रॉ करें एक बार आप। तो ये एक डायग्राम है। अब इसकी हम लेबलिंग करते हैं कि लेबलिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे बाहर की तरफ हमें क्या देखने को मिलती है। सबसे बाहर की तरफ हमारे पास है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है एंडोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर बात। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन से ही एक दूसरा सेल ऑर्गेनल है जो बनता है, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम यहाँ पे हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ER। क्लियर बात। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, SER और RER। अब ये S और R क्या होते हैं, तो S का सीधा सा मतलब होता है स्मूथ, और R का मतलब है यहाँ पे रफ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी डिटेल हम ये अलग से पढ़ेंगे जब हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बिल्कुल अलग से सिंगल, इसको बोलते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं मिलता, लेकिन जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस था वो लाइसोसोम का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ये अनदर ऑर्गन है, इसका नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्जी बॉडी भी जो है वो बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बनेगा, सिस्टर्नी, पाइप, ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारे को जो अलग अलग पैकेट्स जो दिख रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र। क्लियर बात यहाँ पे। लेकिन अब केंद्र की अगर बात की जाती है तो केंद्र के अंदर ये आपको जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या हिंदी में इसको हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये क्या चीज़ दिख रही है, तो ये चीज़ दिख रही है आपको DNA बोल सकते हो आप इसको, या इसी को हम कह सकते हैं जेनेटिक मटीरियल। क्या कह सकते हैं इसको, जेनेटिक मटीरियल। क्लियर बात है यहाँ पे। और इन दोनों संरचनाओं या यूं कहें कि इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर के ही हम यहाँ पे नाम देते हैं न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस और DNA। और इस DNA की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है यहाँ पे, विद हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियस कैसी संरचना है, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन संरचना है ये। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है दोहरी झिल्ली युक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही रीजन है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। फिर यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का जो अंदर लिक्विड दिख रहा है इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कह सकते हैं इसको आप, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसी के अंदर आता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की संरचना कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या इसी को हम कहते हैं हरित लवण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरित लवण भी कैसी संरचना है, एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है ये। ठीक है। इसके बाद में ये जो आपको रेड कलर की जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया या इसी को दूसरा नाम है पावर हाउस, ठीक है। और ये भी कैसी संरचना है, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका में। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, ठीक है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे पास आने जा रहा है उसको हम इसी साइड लिख देते हैं। ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो कि कैसा मिलता है यहाँ पे 80S प्रकार का होता है और मेम्ब्रेन लेस होता है ये, मतलब इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम कैसा होता है, एक मेम्ब्रेन लेस संरचना होती है। अब हम इसके बाद बात करें, हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं भी देख लिए। अब लाइसोसोम की अगर बात की जाती है तो लाइसोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे बाहर एग्जाम्पल प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, बाकी एनिमल होगी तो ये सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। और इस सेल वॉल के जस्ट नीचे हमें मिलती है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन से एक नया कोशिकांग बनता है जिसका नाम है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो अटैच रहती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और या इसी को हम कहते हैं